हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ा था। उन जानकारी कहाँ से मिलती है, स्रोतों के बारे में पढ़ा था और शासकों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपकी इस जो चैप्टर है गुप्त काल उसमें एक अच्छी समझ बन सकती है, क्योंकि कई चीज़ें आपस में को रिलेट करती हैं। इसलिए आपको पहले वो वीडियो देखनी है, फिर आप अगर ये वीडियो देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो गुप्त काल का प्रशासन है। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ऐसे ही सारी वीडियोस आती रहेंगी। कुछ 4-5 वीडियोस के बाद एंशिएंट हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा और मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा। तो इसी तरह से वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, तो आप बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस समय पर मिल सके। तो चलिए गुप्त काल का जो आज का टॉपिक है प्रशासन, उसको समझते हैं अच्छे से। तो जो गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर जो था वो राजा ही था, जैसे कि मैंने मौर्य प्रशासन में भी बताया आपको। अगर आपने एक बार मौर्य प्रशासन पढ़ा जो मैंने आपको बताया, तो अगर उस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको इस वीडियो को देखने में और समझने में उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रशासन है वो उतना बदला नहीं। जो पहले था उसी तरह से जो गुप्त प्रशासन है या गुप्त समाज है वो एक दूसरे से को रिलेट करता है, क्योंकि इतना जो है दोनों के बीच इतना ज़्यादा जो है टाइम गैप नहीं है, तो इसलिए जो है समाज उतना वैसा ही चलता आ रहा है। और कुछ जो चीज़ें हैं वो बदली हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जैसे इस समय का प्रशासन है, जैसे देश है, देश के अंडर पे स्टेट हैं, स्टेट को जो विभाजित किया गया है वो जिलों में किया है, फिर जिले के अंडर में ब्लॉक आते हैं, फिर ब्लॉक के अंडर में जो है गांव आते हैं। उसी तरह से जो गुप्त काल था या मौर्य काल की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो राजा इस तरह से ही प्रशासन को चलाते थे। इस काल में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी और वंशानुगत थी, जैसे कि मौर्य प्रशासन में भी थी। राजा जो था सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और उसे दंडनायक या महादंडनायक कहते थे। तो जो न्याय की जो व्यवस्था थी वो मंत्रियों की सलाह पर भी की जाती थी, पर जो लास्ट में जो न्याय करता था वो राजा ही करता था। तो इसलिए जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा ही था। न्याय का भी न्यायालय को अधिकरण मंडप कहा गया है और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है मृच्छकटिकम में, जो कि शूद्रक की रचना है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, और अगर याद नहीं है, रिकॉल नहीं हो रहा तो मैं आपको दोबारा से बताते रहूँगी ताकि आपको एक अच्छे से रिवाइज होता रहे, क्योंकि जो ये राइटर्स और बुक्स हैं इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं सैन्य विभाग की या सैन्य प्रशासन की। जो सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख था वो सेनापति होता था और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो महाबलाधिकृत कहलाता था। तो इसमें भी जो है सेना जो है 4 ही वर्ग में विभाजित थी, जैसे कि पैदल सेना, गज सेना, घुड़सवारी और रथ सेना, जैसे कि मौर्य प्रशासन में भी था। तो ये चीज़ भी नहीं बदली, बस जो इसका सर्वोच्च अधिकारी था वो महाबलाधिकृत कहलाता था। अब आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये तो हो गई प्रशासन की बात, अब करते हैं अर्थव्यवस्था की बात। जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार जो है वो कृषि ही है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता से जो आधार है अर्थव्यवस्था का वो कृषि ही है, और जो ब्रिटिश शासन तक रहेगा। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो क्या था, तो कृषि ही रहेगा ब्रिटिश शासन के काल तक। अब इसकी जो कर है वो 1/4 से 1/6 तक ली जाती थी, जो राजस्व प्राप्त होता था। तो ये ही जो कर दर है ये मौर्य प्रशासन में भी यही थी। बस जो बात ये है कि जो भूमि जो दान दी जाती थी मंदिरों और ब्राह्मणों को वो कर मुक्त थी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उस भूमि को अग्रहार कहते थे। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उद्योग की बात की जाए तो वस्त्र में रेशम वस्त्र इनका जो प्रमुख उद्योग था।
अगर प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं तो ईस्ट में ताम्रलिप्ति और वेस्ट में बात करेंगे, पश्चिम में बात करेंगे तो कच्छ या भड़ोच। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मौर्य प्रशासन में ये ही प्रमुख बंदरगाह था पश्चिम में, जो कि गुजरात में है। तो ये तो हो गई अर्थव्यवस्था की बात। और अगर मुद्रा की बात की जाए तो स्वर्ण सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी का सिक्का जो था वो रूपक कहलाता था। अब पिछली वीडियो में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था तो उसने एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, दूसरा उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहा जाता था। सर्वाधिक सिक्के कहाँ से मिले गुप्त काल में अगर पूछा जाए तो बयाना, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, यहाँ से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं गुप्त समाज की। गुप्त समाज कैसा था? तो अगर मौर्य समाज पढ़ा है तो वैसा ही गुप्त समाज भी है, बस थोड़ी इसमें जो है स्थिति निम्न हो जाती है, चाहे वो दास प्रथा हो चाहे वो स्त्री की हो, तो बस यही है, इसमें और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। वर्ण व्यवस्था में थोड़ी और जटिलता आ जाती है। जो वर्ण थे वो 4 ही थे, जैसे कि वैदिक सभ्यता से चले आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अब इनका जो आधार है जाति का वो जन्म है। अब बात ये है कि जटिलता इसलिए हो गई वर्ण व्यवस्था में क्योंकि यहाँ पर बहुत सी उपजातियों का जो है वो भी उभर करके आई। जैसे कि अगर किसी ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह हो जाता है, जो उनके पुत्र या पुत्री होते थे तो उनको एक दूसरी जाति में रख दिया जाता था। तो इस तरह से जो और भी जातियां बनी, उपजातियां, तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जटिलता आई। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिला, स्त्रियों की स्थिति निम्न। इसका प्रमाण जो है एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि 510 एडी का है, और ये भानुगुप्त का है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पुरुष समाज है वो स्त्रियों पर हावी है। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पति को भी सती होना पड़ता है। तो ये मजबूरन कारण थे जो मजबूर किया जाता था स्त्रियों को। तो स्त्रियों को इसलिए इससे पता चलता है जो स्त्रियों की दशा थी, स्थिति थी, वो निम्न थी। दास प्रथा का प्रचलन था। इसमें सबसे जो खराब स्थिति थी वो अछूतों की थी। अब फाहियान भी अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि पहले तो अछूत जो थे उनको पहले तो गांव में प्रवेश नहीं करा जाता था, मतलब उनको गांव में आने नहीं दिया जाता था। अगर वो कभी आ जाते थे यहाँ या उनके गांव से गुजर जाते थे तो पहले उन सड़कों की धुलाई करी जाती थी, फिर वहाँ वो लोग जाया करते थे। तो इस तरह से जो पता चलता है कि जो अछूतों की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा निम्न थी, और जो दास प्रथा था उसका प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति खराब थी, निम्न हो गई थी। और भी अगर समाज की बात की जाए तो एक आभूषण होते हैं, एक मनोरंजन होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया, तो मैंने नोट डाउन नहीं किया। अगर जो मौर्य प्रशासन की वीडियो है उसमें मैंने मनोरंजन, आभूषण, इन सब के बारे में भी बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो चलिए अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी गुप्त काल की। तो जो वहाँ के उस समय के लोग थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इससे पहले जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इसमें जो लोग थे वो वैष्णव धर्म के ज़्यादा अनुयायी थे। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म का पूरी तरह से पतन हो गया था। मैंने आपको ये बताया था कि कुमारगुप्त के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय की का निर्माण होता है, तो उसमें जो एक शाखा थी बौद्ध धर्म की, वज्रयान, जिसमें वही सब जुड़ गया जो हमारे वेद में था। तो वही जादू टोना, तो अगर पतन होता भी है बौद्ध धर्म का तो उसमें धीरे धीरे करके होता है, एकदम से कोई चीज़ गिर नहीं जाती या एकदम से कोई चीज़ उठ नहीं जाती। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म का प्रचलन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि इस समय भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मूर्तियाँ बनी हैं। तो जो बौद्ध धर्म का पतन होता है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। अब जो इनका राजकीय चिन्ह है वो गरुड़, इन्होंने जो अपना राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ बनाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्तकालीन शासकों का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, तो गरुड़।
परम भागवत की उपाधि धारण की थी एक शासक ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब देखिए, इससे पहले जो भी सभ्यता आई उसमें हमने ये पढ़ा कि मूर्ति कला, मूर्तियों का निर्माण होता था, पर मंदिरों के ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले या मंदिरों का जो निर्माण था वो प्रारंभ नहीं हुआ। तो यहाँ से जो है गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। प्रमुख मंदिर जो है वो देवगढ़ जो कि झांसी में है, वहाँ का दशावतार मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध है और ये विष्णु भगवान का मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। विष्णु के दशावतार में इनमें सबसे ज़्यादा जो थे वराह अवतार सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। अब बात करते हैं गुप्त कला की। तो गुप्त कला, अब जो गुप्त काल है उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो गुप्त कला से ही पूछे जाते हैं। उसका ये रीज़न है कि इसमें वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, जो भी कलाएं हैं, चाहे वो साहित्यिक कला हैं, सबका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए इस काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो गुप्त काल है। अब वास्तुकला की बात करते हैं। सबसे पहले वास्तुकला में एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है नागर शैली का विकास हुआ है। अब ये नागर शैली क्या है? तो नागर शैली जो है एक भवन निर्माण की जो एक कला है जो कि उत्तर भारत में प्रचलित थी। उसी तरह दक्षिण में द्रविड़ शैली और जो मध्य में बेसर शैली। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नागर शैली, बेसर शैली या द्रविड़ शैली क्या है? तो ये जो है भवन निर्माण की एक कला है। तो वास्तुकला में सबसे ज़्यादा जो है नागर शैली का प्रचलन हुआ, विकास हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बात करें अगर मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला में बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म का मूर्ति निर्माण भी हुआ। अब मैंने बताया कि जो गुप्तकालीन लोग थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, उनकी पूजा करते थे। तो बौद्ध और जैन धर्म की जो मूर्तियां थी वो पहले से बनती आ रही थी। अब इसमें ये हुआ गुप्त काल में कि अब हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनने लगी। बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति का निर्माण हुआ। अब देखिए मूर्तिकला में आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब है कि जो बुद्ध की मूर्ति है उसमें भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब वो भूमि से जो है शांति ले रहे हैं, इस तरह की वो मुद्रा है। और इसका जो है निर्माण हुआ वो कब हुआ? तो इसका आंसर भी गुप्त काल होगा। अब अगर बात करें चित्रकला की या चित्रकारी की, तो अजंता एवं बाघ चित्रकारी का विकास हुआ। जो अजंता है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है और जो बाघ चित्रकारी है वो मध्य प्रदेश में है। जो अजंता है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अब अजंता गुफाओं की बात करूं तो 29 गुफाएं जो है अजंता में हैं। उनमें से जो 16वीं और 17वीं हैं वो गुप्तकालीन से संबंधित हैं। तो इसमें आपको चित्रकारी से 2 चित्रकारी याद रखनी है, एक अजंता और एक बाघ चित्रकारी। अब बात करते हैं साहित्य की, तो भाषा इनकी संस्कृत थी। और अगर रचनाओं की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये कालिदास की रचनाएं हैं जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जहाँ से गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। और ये जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक की रचना है। पंचतंत्र जो कि एक कहानी संग्रह है और ये विष्णु शर्मा की जो है रचना है और ये भी गुप्तकालीन रचना है। कामसूत्र जो कि वात्स्यायन की है और नीतिसार जो कामानंद की है। आपको ये जो है राइटर और बुक्स इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। एक तरफ बुक्स लिखी जाएंगी और एक तरफ उनके राइटर्स लिखे जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इन्हें मिलान कीजिए। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में गुप्त काल में पाटली, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा जो थे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 कीर्ति का सिद्धांत दिए और ये जो आर्यभट्ट हैं वो गुप्तकालीन ही हैं।
इन्होंने जो है शून्य, वर्ग, मूल, घन मूल, दशमलव, पाइप और इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काटती है। जो वारामिहिर थे उन्होंने अब इस थ्योरी को थोड़ा सा और विकसित किया और उन्होंने ये बताया कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटती है और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है। और जो वारामिहिर थे वो गुप्तकालीन बहुत बड़े एक खगोल शास्त्री थे। तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत दिया और इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। अब देखिए पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक बताया था नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, उसी तरह ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है और भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो न्यूटन कहा जाता है वो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है और भारत का आइंस्टीन जो कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। तो जो गुप्त काल का जो हमने इसमें आज पढ़ा, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, गुप्त कला, शिक्षा और साहित्य, तो आज इतने जो फैक्ट्स हैं सारे कवर हो चुके हैं। आपको इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने MCQs बनाने हैं। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनके आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दूसरा, गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। अब देखिए गुप्त संवत आपको पता होना चाहिए कब चला और शक संवत कब चला। अगर दोनों के सन आपको याद हैं तो आप उनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और आपको आंसर पता चलेगा कि ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। चौथा जो है स्टेटमेंट, शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब जो इनके कूट हैं, अब आपको बताना है इन स्टेटमेंट में कौन से सही हैं, पहला या दूसरा, दूसरा या चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या चारों के चारों सही है। तो आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा आंसर इसका होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वो कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो गुप्तोत्तर काल की आएगी, उसके वंश पढ़ेंगे हम, कौन कौन से वंश हुए। तो तब तक आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।